हेलो। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं आप लोग को आज फिजिक्स में फिजिक्स चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। इंग्लिश में बोली जाती है इसको इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर में इस वीडियो में हम लोग विद्युत धारा से रिलेटेड प्रश्न एग्जाम में किस प्रकार से पूछा जाता है, प्रश्न को और उत्तर दोनों को बहुत अच्छी तरीका से समझेंगे। कहा जाता है यानी कि पर प्रश्न क्या है, यानी हम लोग को इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले तो बता रहा हूं कि विद्युत धारा से रिलेटेड जो एग्जाम में पूछी जाती है सवाल, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कहता क्या है, ध्यान से देखिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं सीधे टॉपिक पर। चलिए यहाँ पे है मेरा कि विद्युत धारा इंग्लिश में बोले जाते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। कह रहा है कि सबसे पहले आवेश क्या होता है। आवेश को इंग्लिश में चार्ज बोला जाता है। तो कह रहा बाबू कि जब किसी वस्तु को किसी अन्य वस्तु पर रगड़ा जाता है तो उन दोनों वस्तुओं में किसी वस्तु को आकर्षित या विकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। तो वस्तु में उत्पन्न इस गुण को आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। यानी कह रहा है कि जब एक वस्तु को रगड़ा जाता है तो जब घर्षण करवाया जाता है तो एक वस्तु पर से दूसरे वस्तु पर, यानी उसमें क्या होता है कि दोनों में चाहे तो आकर्षण करने का गुण आ जाती है या दोनों में विकर्षण करने का गुण आ जाती है। तो इस प्रोसेस को हम लोग आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश। कहता है यह एक भौतिक राशि होती है आवेश। इसका एसआई मात्रक कूलाम होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम। इसे सी से सूचित किया जाता है। इतना जब लिखेंगे हम लोग तो एग्जाम में हमारी 2 मार्क्स के 2 मार्क्स देगा। यानी जो आवेश है उसके बारे में लिखेंगे। तो आगे है आवेश कितने प्रकार के होते हैं। कहता है आवेश को उसके गुणों के आधार पर 2 भागों में विभक्त किया गया है। आवेश 2 प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित है, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। देखिए हम लोग समझेंगे, अगर प्लस और प्लस रहेगा या माइनस और माइनस रहेगा बाबू, 2 समान आवेश रहती है तो इसमें हमको विकर्षण का गुण होता है। विकर्षण का गुण यानी एक दूसरे से वस्तु दूर हटेगी। कब? जब सेम आवेश वाली रहती है तब। अब कहता है कि अगर एक पहला आवेश दूसरा पर माइनस या पहला पर माइनस और दूसरा पर प्लस, तो इस प्रकार के अगर कोई आवेश रहती है तो इस पे हम लोग क्या होता है बउआ कि एकरा में आकर्षण की शक्ति होगा। कौन सी की शक्ति होगी? आकर्षण की शक्ति। आकर्षण होगी इसमें। कब? जब प्लस और माइनस यानी असमान आवेश रहती है तब। तो हम लोग को सबसे पहला प्रश्न है कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। एग्जाम में आती है तो आवेश उसके गुणों के आधार पर 2 प्रकार के होता है। एक का नाम होता है धन आवेश और दूसरी का नाम होती है ऋण आवेश। समझते हैं बारी बारी से कि धन आवेश क्या है। तो कहता है जब किसी वस्तु को किसी अन्य वस्तु पर रगड़ा जाता है तो पहली रगड़ खाने वाली वस्तु में उत्पन्न आवेश को धन आवेश कहते हैं। उत्पन्न आवेश को क्या कहा जाता है? धन आवेश। कोई वस्तु अपना इलेक्ट्रॉन खोकर, यही मेन पॉइंट है
कि कोई वस्तु अपना इलेक्ट्रॉन खोकर यानी अपना दान कर धन आवेश होता है और यह धन आवेश को प्लस से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? प्लस से। अगली है हमको ऋण आवेश। कहता है जब किसी वस्तु को किसी अन्य वस्तु पर रगड़ा जाता है तो रगड़ खाने वाली दूसरी वस्तु में उत्पन्न आवेश को ऋण आवेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऋण आवेश। कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋण आवेशित होती है। कुछ होती है ऋण आवेश, और ऋण आवेश को निगेटिव से सूचित किया जाता है। कौन आवेश को? ऋण आवेश को। कहता है देखिए इसको समझने के लिए एक प्रयोग है कि अगर कांच की छड़ को रेशम के कपड़ों पर रगड़ने से कांच के छड़ में धन आवेश जबकि रेशम के कपड़े में ऋण आवेश हो जाता है। इसी के साथ एक कहता हूं कि जब हम लोग बचपन में थे तो पता चलता था कि गर्मियां जो होती है वह ऊन में होती है। मेरे प्यारे बच्चे ध्यान सुनिएगा, जब बचपन में थे तो पता चला कि गर्मियां ऊन में होती है, और जब स्कूल गए तो टीचर ने बताया कि गर्मियां की छुट्टी जून में होती है, और जब दोस्ती से दोस्तियारी बढ़ा तो पता चला कि गर्मी न ऊन में होती है न जून में होती है, गर्मी हमारे शरीर के खून में होती है। और जब घर की जिम्मेदारियां बढ़ा तो पता चला कि गर्मी नहीं ऊन में होती है, न जून में होती है, न खून में होती है, गर्मी तो पढ़ाई के जुनून में होती है। तो इसीलिए बता रहा हूं कि कांच के छड़ को अगर रेशम के कपड़े पर रगड़ते हैं तो कांच के छड़ में क्या जाती है? धन आवेश, जबकि रेशम के कपड़े ऋण आवेश हो जाता है। यानी जिसको रगड़ा जाता है तो देखिए उसमें ऊन की मात्रा आ जाता है, यानी तो रेशम के कपड़े में हो जाती है क्या? ऋण आवेश, और कांच के छड़ पर आ जाती है क्या? धन आवेश। अगला मेरा सवाल है आवेशित वस्तु किसे कहते हैं? बउआ कहता वैसा वस्तु जिसमें आवेश का गुण पाया जाता है उस वस्तु को आवेशित वस्तु कहा जाता है। जैसे चुंबक हो गया, बैटरी हो गया, ये सब एक दूसरे को क्या करती है? अपनी ओर आकर्षित करती है, तो इसे नाम है आवेशित वस्तु। अनावेशित वस्तु कहता वैसा वस्तु जिसमें आवेश का गुण नहीं पाया जाता है उस वस्तु को अनावेशित वस्तु कहते हैं। जैसे लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, ईंट हो गया, पत्थर हो गया, ये सब जो वस्तुएं हैं ये सब अनावेशित वस्तु है, इसमें किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता है। आगे चलते हैं, मेरा प्रश्न क्या है? आगे है चालक या सुचालक किसे कहते हैं? कंडक्टर और गुड कंडक्टर। कहा जाता है कि जिस वस्तु से विद्युत आवेश या विद्युत धारा तथा ऊष्मा आसानी से प्रवाहित होता है, यानी कहने का मकसद यह है कि जिस वस्तु में विद्युत आवेश या विद्युत धारा बहुत आसानी पूर्वक प्रवाहित होती है तो उस वस्तु को चालक या सुचालक कहते हैं। जैसे लोहा में विद्युत का करंट का फ्लो होता है, एल्युमिनियम, सोना, चांदी। देखिए वही चांदी बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सवाल आता है कि सर्वोत्तम विद्युत के सुचालक का नाम बताइए, तो आपको यही बताना है चांदी होता है सर्वोत्तम विद्युत का सुचालक। आगे तांबा हो गया, मनुष्य और जानवर का शरीर, आर्द्र वायु, ग्रेफाइट, पृथ्वी, ये सब जितने भी नाम लिखा हुआ है ये सारे में विद्युत धारा का प्रवाह होती है। अगला है कुचालक या विद्युत रोधी, बैड कंडक्टर और इंसुलेटर। कहता है जिस वस्तु से विद्युत आवेश या विद्युत धारा एवं ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती है उस वस्तु को कुचालक कहते हैं। क्या कहा जाता है? कुचालक। लकड़ी, रुई, मोम, कांच, सूखी हवा, चीनी मिट्टी, कागज, एवोनाइट, शुद्ध जल, प्लास्टिक,
ये सारे में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। यानी चालक कहेगा तो जेकरा में विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे चालक कहते हैं, जेकरा में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है उसे चालक नहीं कहते हैं। अगला है अर्धचालक सेमीकंडक्टर। कहता है जिस वस्तु से आवेश, विद्युत धारा एवं ऊष्मा आसानी से प्रवाहित नहीं होती है उसे अर्धचालक कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धचालक। जैसे कच्चा लकड़ी, भींगा हुआ कागज, कच्चा कपड़ा, इटीसी जो है ये सब पदार्थ हैं, ये सब अर्धचालक। क्या है बउआ? अर्धचालक है। यानी इसमें कुछ पदार्थ क्या होती है, यानी ये सब जो है इसमें हल्का पदार्थ है, यानी हल्का जो विद्युत धारा जो है प्रवाह होती है वो हल्का नहीं होती है। देखिए अगला है अतिचालक। कहता है जिस वस्तु से विद्युत धारा एवं ऊष्मा बहुत तेजी से प्रवाहित होती है उसे वस्तु को अतिचालक कहते हैं। सोना और चांदी, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह बहुत तेजी से होता है। आगे आवेश का चालन। कहता है देखिए अर्धचालक में दो और पदार्थ आता है जेकरा नाम है सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये सब अर्धचालक पदार्थ है। एकरा में क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह आंशिक रूप से प्रवाह होता है, इसीलिए। आगे क्या है, आवेश का चालन। कहता है किसी चालक पदार्थ से आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान में प्रवाहित होने को आवेश का चालन कहते हैं। आवेश का क्या कहते हैं? चालन। अगला विद्युत धारा। किसी चालक पदार्थ से किसी निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच आवेश के व्यवस्थित प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है। व्यवस्थित तरीके से जो प्रवाह होती है उसको हमको क्या कहा जाता है? विद्युत धारा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, इसे ए से सूचित किया जाता है। एम्पियर को क्या से सूचित किया जाता है? ए से। विद्युत धारा। चलिए अगला मेरा क्या है, तो अगला मेरा है विद्युत विभव। कहता है कि किसी चालक पदार्थ से प्रति एकांक आवेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में लगे कार्य के परिमाण को विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव का एसआई मात्रक जूल पर कूलम होता है, इसे वोल्ट भी कहा जाता है और इसे भी से सूचित किया जाता है। अर्थात एक जूल पर कूलम को एक वोल्ट कहा जाता है और जूल पर कूलम को वोल्ट भी बोला जाता है। यानी एग्जाम में याद रखिएगा कि जब वोल्ट विभव का एसआई मात्रक वोल्ट न देगा तो जूल पर कूलम देगा। विद्युतीय विभव का एसआई मात्रक कार्य का एसआई मात्रक बटा क्या? आवेश का एसआई मात्रक। तो कार्य का एसआई मात्रक जूल, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम। तो जूल पर कूलम को विद्युत विभव कहा जाता है। सोनारी 1 वोल्ट क्या है, इसकी भी 2 मार्क्स में एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 वोल्ट की परिभाषा दीजिए। तो कहता है कि 1 कूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में खर्च ऊर्जा 1 जूल हो तो उस बिंदु पर विद्युतीय विभव 1 वोल्ट कहलाता है। उस बिंदु पर विद्युतीय विभव क्या कहलाता है? 1 वोल्ट कहलाता है। यानी 1 कूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में खर्च ऊर्जा को 1 जूल हो तो, अगर खर्च ऊर्जा 1 जूल होगी तो उस बिंदु को विद्युतीय विभव कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? विद्युतीय विभव कहा जाता है, यानी 1 वोल्ट कहा जाता है। चलिए विभवांतर क्या है, इसके बारे में भी एग्जाम में 2 मार्क्स में लिखने के लिए आता है कि विभवांतर किसे कहा जाता है। चलिए सुना, आगे कहता है कि किसी 2 बिंदुओं के बीच प्रति एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में कुल किए गए कार्य के माप को उन 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। विभवांतर का ऐसा मात्रक भी क्या होता है? वोल्ट ही होता है। विभवांतर कैसे मात्रक क्या होता है? वोल्ट। अगला है सेल या बैटरी। कहता है सेल या बैटरी एक ऐसी युक्ति होती है जो अपने अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर सेल के दोनों ओर इलेक्ट्रोड्स के बीच विभवांतर बनाए रखती है। उस युक्ति को सेल या क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। इसका इस्तेमाल सेल या बैटरी में कहाँ किया जाता है? सेल या बैटरी को तो टॉर्च में किया जाता है,
रेडियो में किया जाता है, मोबाइल में किया एवं घड़ी के अन्य विद्युतीय उपकरण में किया जाता है। किसका बउआ? तो सेल और बैटरी का किया जाता है। चलिए अगला पॉइंट्स क्या है? विद्युत परिपथ। कहा जाता है कि जिस पथ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। बंद विद्युत परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जबकि खुले विद्युत परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। यानी बंद विद्युत परिपथ रहेगा तो ओकरा से विद्युत धारा प्रवाह होगा। यानी कहने का मकसद यह है कि लाइन का अगर दो गो तार है तो दो गो तार जुटा हुआ रहेगा तबे विद्युत धारा का प्रवाह होगा। अन्यथा ही तार यहाँ पे सटा हुआ, यहाँ पे जुटा हुआ नहीं है तो इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होती है। चलिए आगे है विद्युत धारा की प्रबलता को परिभाषित करें कि विद्युत धारा की प्रबलता क्या है। तो कहता है कि किसी चालक से प्रति एकांक समय में चालक तार के अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के परिमाण को विद्युत धारा की प्रबलता कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा की प्रबलता। यानी I बराबर विद्युत धारा वाला फॉर्मूला Q मतलब आवेश और बटा क्या होती है? T होती है। इकाची के फॉर्मूला है बउआ? विद्युत धारा का फॉर्मूला है। कहता है विद्युत धारा की प्रबलता 1 एम्पियर क्या है? तो कहा जाता है 1 एम्पियर क्या है कि किसी चालक तार से अनुप्रस्थ काट से 1 सेकंड में 1 कूलाम प्रवाहित आवेश हो तो उस काट से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की प्रबलता को 1 एम्पियर कहते हैं। अब 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटा 1 सेकंड होता है। एमीटर देखिए क्या है, बोलता है एक ऐसा यंत्र जिससे किसी विद्युतीय परिपथ में प्रवाहित धारा की माप की जाती है उस यंत्र को एमीटर कहा जाता है। उस यंत्र को क्या कहा जाता है? एमीटर। अगला है वोल्ट मीटर क्या है? तो कहता है एक ऐसा यंत्र जिसकी सहायता से किसी विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापा जाता है तो उस यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं। यानी दो बिंदु के बीच अगर विभवांतर को माप करेंगे तो वोल्ट मीटर, और अगर हम विद्युत धारा की माप करेंगे तो एमीटर होती है। आगे नंबर प्रश्न क्या है? चलते हैं आगे नंबर प्रश्न की ओर। कहता है एग्जाम में बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आती है जिसको नाम है वोल्ट मीटर यानी एमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर लिखें। 2 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है यह विद्युत परिपथ में प्रवाही धारा की प्रबलता को मापता है। कौन? एमीटर। यह विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापता है। कौन? वोल्टमीटर। इसे विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किसको? एमीटर को। इसे विद्युत परिपथ के पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किसको? वोल्टमीटर को। कहता इसका स्केल एम्पियर ए में व्यक्त किया जाता है और इसका स्केल वोल्टमीटर भी में व्यक्त किया जाता है। चलिए आगे है ना कि प्रतिरोध किसे कहते हैं। ये भी एग्जाम में 2 मार्क्स का प्रश्न आती है कि प्रतिरोध किसे कहते हैं। बहुआ आगे सवाल है प्रतिरोध, तो कह रहा है कि किसी पदार्थ का वह गुण जो अपने से होकर विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, पदार्थ में पाए जाने वाले इस गुण को प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध। इसे R से सूचित किया जाता है और प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है जिसे ग्रीक अक्षर लेटर में ओम को ऐसे सूचित किया जाता है। यानी R बराबर फॉर्मूला V बटा I भी होता है। यानी बताइए तो V से विभवांतर और A से एम्पियर, यानी V बटा A। यानी प्रतिरोध को R से सूचित किया जाता है, वोल्ट V से वोल्ट को, I से विद्युत धारा की तीव्रता को। चलिए अगला एग्जाम में पूछ सकता है कि विद्युत शक्ति किसे कहते हैं। कहता है किसी वस्तु किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा को व्यय की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है, इसे W से सूचित किया जाता है। किसको? विद्युत शक्ति को। अगला है 1 वाट क्या है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 वाट क्या है। कहता है किसी विद्युत परिपथ में
प्रति सेकंड विद्युत ऊर्जा यदि 1 जूल की दर से कार्य कर रहे हो तो उस परिपथ में प्रति 1 सेकंड 1 जूल व्यय कार्य को 1 वाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 1 वाट कहा जाता है। 1 वाट बराबर 1 जूल बटा 1 सेकंड होता है। 1 किलोवाट क्या है? तो बउआ कहता है कि किसी युक्ति या उपकरण द्वारा 1 घंटे में 1000 वाट विद्युत ऊर्जा का उपयोग को 1 किलोवाट कहते हैं और 1 किलोवाट भी इसे 1 kWh द्वारा सूचित किया जाता है, जबकि इसे व्यापारिक रूप में 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा भी कहा जाता है। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होती है। 1 किलोवाट बराबर 1 यूनिट होती है। 1 किलोवाट घंटा बराबर यानी 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल भी होती है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। अगला है प्रतिरोध क्या है? तो कहता है वैसा पदार्थ जिसका प्रतिरोध काफी उच्च होता है उस पदार्थ को प्रतिरोधक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोधक। अगला है प्रतिरोधकता किसे कहते हैं? तो कहता है किसी पदार्थ में पाए जाने वाले प्रतिरोध की क्षमता को प्रतिरोधकता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता। जिस पदार्थ का प्रतिरोधकता अधिक होता है उससे विद्युत धारा या आवेश कम प्रवाहित होती है, जबकि जिस पदार्थ की प्रतिरोधकता कम होता है उससे विद्युत धारा अधिक प्रवाहित होती है, अर्थात पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रभाव को रोकने की क्षमता को प्रतिरोधकता कहते हैं। इसका एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर और प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? सिर्फ ओम होती है। अगला है 1 ओम क्या है? तो कहता है यदि किसी चालक के सिरे पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने से चालक में 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उस चालक के प्रतिरोध को 1 ओम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 1 ओम कहा जाता है। अगला सवाल है मेरा कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो कह रहा है कि किसी चालक का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। तार की लंबाई पर, यदि किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर निर्भर करता है, तार की लंबाई जितनी अधिक होगी उसका प्रतिरोध उतना ही क्या होगा? अधिक होता है। अगला तार की मोटाई पर, किसी तार का प्रतिरोध उसकी मोटाई पर भी निर्भर करता है। तार जितना अधिक मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही क्या होगा? कम होता है। अगला चालक के पदार्थ, एग्जाम में आता है बाबू कि चालक के प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, लिखे। तो कहते हैं किसी तार का प्रतिरोध चालक में पाए जाने वाले पदार्थ पर भी निर्भर करता है। भिन्न भिन्न गुण वाले पदार्थों से बने तार का प्रतिरोध अलग अलग होता है। उदाहरण के तौर पर लोहा का प्रतिरोध 10 गुना 10 के पावर -8 ओम मीटर होता है, जबकि चांदी का प्रतिरोध 1.5 गुना 10 के पावर -8 ओम मीटर होता है। अगला है चालक के ताप पर, चालक तार का ताप जितना अधिक होता है उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होता है, अर्थात ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान भी क्या होता है? बढ़ता है। ऐसा ऑब्जेक्टिव में आती है कि यदि किसी चालक तार के ताप बढ़ती है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। अगला है प्रतिरोध का समूहन। कहता है जहां किसी 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधकों को एक दूसरे के साथ विधिवत रूप से जोड़ दिया जाता है तो प्रतिरोधकों को जोड़े गए इस व्यवस्था को प्रतिरोधक का क्या कहते हैं? समूहन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोधकों का समूहन कहते हैं। कहता है प्रतिरोधकों के समूहन के कितने प्रकार होते हैं? तो कहता है प्रतिरोधक के समूहन के 2 प्रकार होते हैं जो निम्नलिखित है, एक श्रेणी क्रम समूहन और एक समांतर क्रम समूहन। ये भी एग्जाम में आती है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। पहला श्रेणी क्रम किसे कहते हैं?
प्रतिरोधकों को कहता है कि श्रेणी क्रम उसे कहते हैं प्रतिरोधकों का वैसा समूहन जिसमें किसी दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को लगातार क्रमानुसार श्रेणी क्रम में एक एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाता है, तो प्रतिरोधकों के समूहन के इस व्यवस्था को श्रेणी क्रम कहते हैं। यानी एक ही तार में सबको लपेट दिया जाता है। देखिए एक ही तार है ना, उसमें सबको लपेट दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो ऐसे समूहन को श्रेणी क्रम समूहन कहा जाता है। अब श्रेणी क्रम के फार्मूला R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 R, यानी जितना प्रतिरोध लगे उतने साथ सभी प्रतिरोधों को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। समांतर क्रम समूहन कहता है समांतर क्रम समूहन कि प्रतिरोधकों का वह समूहन जिसमें किसी दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को एक दूसरे के साथ ऊपर नीचे समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, तो प्रतिरोधकों के समूहन की इस व्यवस्था को समांतर क्रम या पार्श्व क्रम समूहन कहा जाता है। देखिए उसके नीचे यानी जितना रहेगा ना उसके नीचे जोड़ते जाएंगे, नीचे 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 जोड़ते जाएंगे, तो वह श्रेणियां जो कहलाएगा उस समांतर क्रम श्रेणी कहलाती है। समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है बउआ, ये भी एग्जाम में आता है कि समतुल्य प्रतिरोध क्या कहते हैं। तो कहता है जब किसी प्रतिरोध की क्षमता दूसरे दो या दो से अधिक प्रतिरोध की क्षमता के बराबर होता है, तो उस अकेले प्रतिरोध या प्रतिरोधक को समतुल्य प्रतिरोध कहा जाता है। श्रेणी क्रम समूहन तथा समांतर क्रम समूहन में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये भी एग्जाम में 2 मार्क्स का पूछा जाता है। देखिए क्या है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। कहता है सभी प्रतिरोधकों को एक ही धारा प्रवाहित होती है, किसमें, श्रेणी क्रम में। समांतर क्रम समूहन में सभी प्रतिरोधकों से अलग अलग क्या होती है, धारा का प्रवाह होता है। कहता है इसके सिरों के बीच विभवांतर अलग अलग होता है, इसके सिरों के बीच विभवांतर क्या होता है, समान होता है। इसका समतुल्य प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधकों के योग के बराबर होता है। इसका समतुल्य प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधकों के व्युत्क्रम के योग के क्या होती है, बराबर। व्युत्क्रम माने उल्टा के योग के बराबर होती है। कहता है इसके किसी एक प्रतिरोधक को परिपथ से हटा देने पर बचे हुए प्रतिरोधकों से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने लगती है। इसके कहता है इसके किसी एक प्रतिरोध को परिपथ से हटा देने पर अन्य बचे हुए प्रतिरोधकों से विद्युत धारा प्रवाहित होते रहती है। अगला है ना, ओम का नियम क्या है, देखिए कहता है महान भौतिक जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने 1826 ईस्वी में किसी चालक के सिरे पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के संबंध में एक नियम को प्रतिपादित किए जिसे ओम का नियम कहते हैं। इसके अनुसार यदि किसी चालक तार के ताप में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के क्या होती है, समानुपाती होती है। यानी भी समानुपाती क्या होता है, IR। अब भी बराबर हटेगा तो क्या हो जाएगा, RI। तो इसी को बोला जाता है क्या बोला जाता है इसको, तो बाउरे इसको बोला जाता है ओम का नियम बोला जाता है। अगला है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। कहता है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वे प्रवाहित धारा विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित कर चालक को गर्म कर देता है। विद्युत धारा के कारण चालक तार को गर्म होने की इस क्रिया को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। कहते हैं किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा का परिमाण उसके द्वारा चालक के प्रतिरोध के विरुद्ध किए गए कुल कार्य के क्या होती है, बराबर होती है। क्या, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के उपयोग को लिखें तो कहता है, देखिए थोड़ा सा कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव, तो कहता है विद्युत धारा के ऊष्मीय
प्रभाव का उपयोग दैनिक जीवन में अनेकों देखने को मिलती है जो निम्नलिखित है। क्या है? तो कहता है इसका उपयोग बहुत सारे घरेलू उपकरण जैसे कूलिंग हीटर कूलिंग हीटर में होता है। इसका उपयोग निमज्जन तापक सोल्डरिंग सॉड इत्यादि में भी होता है। तापन अवयव एक ऐसी युक्ति जो विद्युत धारा को अत्यधिक मात्रा में उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, उस युक्ति को तापन अवयव कहते हैं। काफी उच्च होता है, इसका प्रतिरोधकता एवं गलनांक क्या होता है? काफी उच्च होता है। यह मिश्र धातु नाइक्रोम का बना होता है। कौन? तापन अवयव। हाँ, जिसकी प्रतिरोधकता एवं गलनांक दोनों क्या होते हैं? उच्च होते हैं। विद्युत बल्ब देखिए क्या है का सचित्र नामांकन कर एग्जाम में 2 नंबर में आती है। कहता है विद्युत बल्ब एक ऐसी उपकरण होती है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाहित होने से प्रकाश उत्सर्जित होती है। इसमें टंगस्टन का पतले तार, याद रखिएगा विद्युत बल्ब में फिलामेंट जो बना रहती है वह टंगस्टन के पतले तार की एक छोटी ऐंठी हुई कुंडली फिलामेंट होती है जो मोटे आधारी तारों द्वारा बल्ब के निचले सिरे पर धातु के 2 स्पर्शक से जुड़े रहते हैं। ये फिलामेंट टंगस्टन के तार के बने होते हैं जिसका गलनांक 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये भी पूछा जाता है फिलामेंट का गलनांक कितना होता है। विद्युत बल्ब के अंदर नाइट्रोजन और आर्गन जैसी निष्क्रिय गैसों भी भरी जाती है। याद रखिएगा कि विद्युत बल्ब के अंदर कौन गैसें भरी जाती है? तो नाइट्रोजन और आर्गन जैसे निष्क्रिय गैस को मिलाकर भरी जाती है, जिससे विद्युत बल्ब क्या रहता है? तो सुरक्षित रह सकता है। यह विद्युत बल्ब का मेरा सचित्र है। का देखिए ऊपर वाले जो है टंगस्टन का तंतु बना हुआ है, फिलामेंट है। यह नाइक्रोम निष्क्रिय गैस है, एकरा में आर्गन भरा हुआ। विद्युत बल्ब बर रही है। यह एल्युमिनियम का तार लगा रहता है। संपर्शक बटन यहाँ पे 2 रहता है जेकरा से होल्डर में संपर्क किया जाता है, और यह कांच का ऊपर से शीशा लगाया रहता है। यही है। आगे देखिए मेरा क्या है, विद्युत तापक किसे कहते हैं? विद्युत तापक कहता है यह एक ऐसा उपकरण जिसका इस्तेमाल विभिन्न प्रकार के मशीनों जैसे बिजली का चूल्हा, विद्युत केतली, विद्युत इस्त्री, आयरन देने वाली आदि में विद्युतीय ऊर्जा को हीटिंग एनर्जी में बदलने के लिए किया जाता है। इस युक्ति को विद्युत तापक कहा जाता है। विद्युत तापक में नाइक्रोम की तार लगी विद्युत रोधी पदार्थ के आधार पर फैली रहती है जो सभी कुंडलित रूप में व्यवस्थित होती है, जिसमें प्रबल धारा प्रवाहित होने पर गर्म होकर ऊष्मा उत्पन्न करती है। देखिए सुरक्षा फ्यूज क्या है? कहता है यह एक ऐसी युक्ति जिसका इस्तेमाल विद्युत बोर्ड में विद्युत धारा के अत्यधिक प्रभाव से अचानक होने वाले विद्युत उपकरण में घटनाओं या उससे क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए किया जाता है। उसे सुरक्षा फ्यूज कहा जाता है। यह उपकरण कांच की नली, चीनी मिट्टी या प्लास्टिक से ढके रहते हैं। इसमें जास्ता या टीन का मिश्र धातु का तार लगा होता है जिसका प्रतिरोधकता काफी अधिक होती है और गलनांक क्या होती है? कम होती है। अगला सुरक्षा फ्यूज के उपयोग को लिखें, एग्जाम में आती है ये भी सवाल। तो कह रहा है कि सुरक्षा फ्यूज अनेक प्रकार के विद्युत उपकरण को सुरक्षित रखने का कार्य करता है। जब विद्युत परिपथ में अचानक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो धारा से उत्पन्न ऊष्मा के कारण फ्यूज के तार पिघलकर क्या हो जाता है? टूट जाता है, जिससे घरों में लगे बहुत सारे आवश्यक एवं कीमती उपकरण जैसे पंखा, फ्रिज, टेलीविजन, वॉशिंग मशीन, विद्युत बल्ब इत्यादि जलने एवं क्षतिग्रस्त होने से क्या हो जाती है? बच जाती है। अगला है ना कि विद्युत परिपथ के, यहां तक मेरा मेन प्रश्न था सुरक्षा फ्यूज के उपयोग को लिखे। तो मेरे प्यारे साथी, मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। बिल्कुल आसान तरीका से समझाया गया है, बताया गया है। जो मैट्रिक बोर्ड के 2024 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना फिजिक्स के इस क्वेश्चन था,
इससे रिलेटेड मैं उसको बताया, आप लोग इसको अच्छे से देखिए। तो देखिए एंड अपने दोस्तों में लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद।